आदाब नाज़रीन, मैं याज़ मुग़ल और आप देख रहे हैं कांगड़ी.com पर मुद्दे की बात। कबीले, ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब, पहाड़ी, ये काफ़ी ऐसे अल्फाज हैं जो आज हम अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। काफ़ी इनके ऊपर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन इसके पस मंज़र पे कई ऐसे सवालात, कई ऐसे इश्कालात हैं जिनके ऊपर हमें बात करना ज़रूरी है और समझने की भी ज़रूरत है कि आखिर ये अल्फाज आए कहाँ से, इनकी आज की डेट में क्या रेलिवेंस है, तारीख़ में क्या कहाँ से इसका शुरुआत होती है और आज ये अल्फाज इतने ज़्यादा जो है वो मंजर आम पर क्यों हैं। एक एक करके हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ साहब, पेशे से वकील हैं और साथ साथ में सहाफ़ी भी हैं और पहाड़ी जो तबका है, पहाड़ी कबीला है, उसके हवाले से काफ़ी कुछ लिखते और बोलते रहते हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और इन्हीं तमाम सवालात पर इनसे हम जो है कोशिश करेंगे कि ये अशकाल हमारे ख़त्म हो जाएँ। अल्ताफ़ साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, ये कबीला क्या होता है? जी, कबीला क्या है, यानी ट्राइब जिसे हम कहते हैं, और फिर जो शेड्यूल ट्राइब है, इनमें फ़र्क क्या है? अयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही एक हसास और एक अहम मुद्दे पे आज जो है वो आपने मुझे मदद किया और मुझे मौका दिया। अपनी मालूमात के हवाले से कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। जी, इस पे बहुत सारी किताबें, बहुत सारी तसानीफ़, बहुत तहकीकें हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया है, बहुत सारी बड़ी शख्सियात का दावा। जहाँ तक आपने कबीले की बात की, कबीला एक इसकी अलग अलग डेफिनेशन से लुग़त की डिक्शनरी में, आप डिक्शनरी में इसके मानी देखो या उस तरह के आइन में भी इसका आर्टिकल 341 में इसका जो है वो ज़िक्र हुआ है। ट्राइब्स कौन है? ट्राइब, कबीला वो हो गया एक ग्रोह जिसमें मुख्तलिफ़ तबका जात के या मुख्तलिफ़ लोग हों, एक लोगों का एक ग्रुप जिनका रहन सहन, जिनका कल्चर, जिनकी ज़ुबान जो है वो एक जैसी हो और वो उनको दूसरे लोगों से डिफ्रेंशिएट करती हो कि वो कहीं भी हों तो लगे कि ये बिल्कुल अलग हैं। उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनके रस्म व रवाज, उनके समाजी जो रसूमात हैं, समाजी तकरीबात हैं, खेल कूद हैं या और जो फ़ैसला है, उनका बिल्कुल जो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं, वो एक हो गया कबीला। ठीक। और शेड्यूल ट्राइब वो हो गया, शेड्यूल ट्राइब ये है कि हुकूमत जिनको, हुकूमत हिंद ने ये एक आइन में एक रखा हुआ है कि जो कबाइल पसमानदा है, समाजी तालीमी तौर पर पसमानदा हैं, उनको जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं उनके साथ लाने के लिए उनको एक रिज़र्वेशन दी जाए। वो रिज़र्वेशन उनको तालीमी इदारों में मिले, सरकारी मुलाजमतों में मिले और साथ ही साथ जो आइन साज कानून साज अदारे हैं जो बनाने वाले, वो पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक उनको नुमाइंदगी दी जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, में आ जाए। इसी तरीके से 300 जो आइन हिंद है उसमें आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक ऐसी रिज़र्वेशन का क्या कवायद व ज़वाबित हैं, क्या तरीक़ाकार है वो, या क्या होना चाहिए, किस पैटर्न पे वो रिज़र्वेशन दी जाती है, उसका तफसीली तौर पे उसमें ज़िक्र है। 1951 से लेकर आज तक हुकूमत हिंद ने वक्तन फ़वक्तन वो चाहे एक मुतलका मुख्तलिफ जो जम्मू कश्मीर मुल्क की, हिंदुस्तान की रियासतें हैं और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, उनकी हुकूमतों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन या सिफारशात मिलने पे या ख़ुद कोई सर्वे करने के बाद जा उनको लगा कि जो मुस्तहिक कबाइल ऐसे हैं जो समाजी इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा हैं और उनकी अपनी एक नस्ली, सकाफ़ती और लसानी एक ख़ुसूसियत है, उनको दर्ज फरिस्त ज़ुमरे में शामिल किया जाए। ठीक। आज तक, इस वक्त तक हिंदुस्तान के अंदर 705 ऐसे कबाइल हैं जिनको दर्ज फरिस्त ज़ुमरे में शामिल किया गया है और उनको आबादी के तनासब के हिसाब से सरकारी मुलाजमतों, तालीम, पेशा वराना तालीमी इदारों और सियासी तौर पर जो वो रिज़र्वेशन दी जाती है। मजमूई तौर पर साल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में 8 कुछ फ़ीसद जो आबादी है वो दर्ज फरिस्त कबाइल की है। उसी के हिसाब से इनको रिज़र्वेशन भी जो है वो सियासी रिज़र्वेशन अगर हम बात करें लोकसभा में दी गई है, वो इस वक्त 543 की 44 लोकसभा की नशिस्तें हैं, उसमें कोई 47 जो नशिस्तें हैं वो ST वालों के लिए रिज़र्व हैं। इसी तरह
जो रिजर्वेशन ये हो गई कौमी सतह पे, उसी तरह असम्बलियों में भी मुख्तलिफ जो रियासतें हैं वहाँ की आबादी के तनासब से शेड्यूल ट्राइब की कहीं कितनी पॉपुलेशन है, कहीं पे वो 80% है, कहीं 60% है, कहीं 5% है, आबादी के तनासब के हिसाब से। हाँ, प्रोपोर्शनेट के। जी ठीक है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा आपने बड़े ही मुख्तसर तरह जो है वो अल्फाजों में आपने जो है वो इस पूरे कबीले की जो है वो डिफ़ाइन कर दिया कि जो कबीला जो मखसूस जिसकी कुछ जो खसूसियात होती हैं और जो मुख्तलिफ लगता है बाकियों से। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि पहाड़ी कौम जो है जिसके बारे में आप लिखते हैं, बोलते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो इन जो आपने जो तारीफ़ की है उस ज़ुमरे में अगर उसी पर बात करें तो वो कहाँ तक खरी उतरती है? बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। इससे पहले कि मैं पहाड़ी कबीले पे आऊँ, मैं जो वजारत कबायली अमूर ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो पैरामीटर सेट किए हैं, 5 अहम पैरामीटर्स हैं किसी भी कबीले को दर्ज फहरिस्त ज़ुमरे में शामिल करने के लिए। उसमें हो गया कि इनका प्रिमिटिव ट्रेड्स हों, प्रिमिटिव ट्रेड्स के इनके अपने रस्म व रिवाज, तौर तरीके, इनके इब्तदाई काम जो मतलब एक डिस्टिंक्ट चीज़ें हों कल्चर में। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें खेल कूद इनके आते हैं, इनके घरेलू रसूमात आते हैं। आप देखें हमारे जैसे पहाड़ी कबीले में बहुत सारे रसूमात हैं, ऐसे रसूमात जो सुपरस्टिशियस आप जिनको कहें कि आज की उनकी अगर मंतक पे बात की जाए, लॉजिक पे बात की जाए, उनकी कोई रेलिवेंस नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हैं। ये वो इस तरह खेती बाड़ी और जितने भी आपके रोज़मर्रा के अमूर से जितनी चीज़ें जुड़ी हैं उसमें आपके प्रिमिटिव ट्रेड्स, वो हो गया। डिस्टिंक्ट कल्चर हो, एक मुनफरद कल्चर हो अलग से। एक जोग्राफिकल आइसोलेशन, एक आप किसी एक मखसूस इलाके में आपकी आबादी हो वहाँ पर। फिर आपका बैकवर्डनेस हो, आपकी पसमानदगी हो। और पांचवा ये है कि आप जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं या मेन स्ट्रीम जो लोग हैं, ज़्यादा बड़ी आबादी है जिनकी, उनके साथ आपको रब्ता करने में, उनके साथ बातचीत में, उनके साथ घुलने मिलने में आपको हिचकिचाहट महसूस हो, शाईनेस टू कंटेक्ट विद द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन। ये हो गए 5 ज़ुमरे। जहाँ तक आपने की पहाड़ी कबीले की बात, पहाड़ी कबीले की मोरखीन के मुताबिक 2 से 3 हज़ार साल पुरानी इनकी जो तारीख़ है, ये सदियों से यहाँ पे आबाद हैं। पहाड़ी कबीला राजौरी, पुंछ, ये सुंदरबनी नौशहरा से इस बार में ये हिताए पीर पंचाल, शमसबरी, कोमरी और से होते हुए ये सिलसिला सताए मुर्तफ़ा तक ये जो जाता है, ये बीच में पूरी जो बीच में पहाड़ी बेल्ट है, इसमें ये पहाड़ी कबीला के लोग रहते हैं। पहाड़ी कबीला की जो ये टर्म है, इसको ये एक इस तरह का यूज़ किया जाता है कि वो शख्स जो सारा पहाड़ों में रहता है वो पहाड़ी है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं। पहाड़ी एक कबीला है जिसके एक मुनफरद लसानी, सकाफ़ती, अदबी और नस्ली एक खुसूसियत है, शनाख्त है। नेपाल, बंगला, पाकिस्तान और इन इलाकों में पहाड़ी बोलने वाले या पहाड़ी जो हैं वो बहुत सारे लोग जो है रहते हैं। इसमें हिंद आर्याई नस्ल के लोग भी हैं और कुछ मोरखीन के मुताबिक ड्रेविडियन जो है उस नस्ल के लोग भी हैं। वो कैसे है, उसमें अगर आप देखें कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बुद्ध मज़हब का, आप कबल मसीह में जाएं, 100-200 कबल मसीह में पहले या उससे पहले एक यहाँ इस पूरे इलाके में बुद्ध मज़हब का एक बहुत बड़ा गलबा था, बुद्ध मज़हब था यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पर द्रावो जो पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में जो जगह है वहाँ पे शारदा, वहाँ पे एक शारदा पीठ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया। और तारीख़ में आता है कि बुद्धों की 4 बड़ी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं। उनमें से एक बुद्ध बख्शुकों की जो कॉन्फ्रेंसें हुई, उनमें से 141 अशोक का, शहनशाह अशोक के वक़्त में वो कश्मीर में जो है उस वक़्त हुई। और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें इन पहाड़ी इलाका जात के अंदर अपने इस मज़हब को, इसको फ़रोग़ देना है तो हम इलाकाई ज़बान का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस वक़्त जो सारा वो था संस्कृत में था और शुरश्तिनी एक रस्मुल हतिया उस था, तो उसमें बड़ा मुश्किल था। फिर उन्होंने कहा कि एक वे आउट निकालते हैं, हम एक ऐसा रस्मुल हत तैयार करते हैं जो हमारा मुकामी ज़बानों में हो। तो उस वक़्त एक शारदा लिपि तैयार की गई जो कि पहाड़ी ज़बान में थी। और उस यूनिवर्सिटी, शारदा पीठ यूनिवर्सिटी में पहाड़ी ज़बान को एक बहुत अहम अहमियत हासिल रही इसमें। और उस यूनिवर्सिटी में जब मैंने आपको बात की कि ड्रेविडियन नस्ल के लोग भी हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जनूबी हिंदुस्तान
शुमाली हिंदुस्तान, वस्ती हिंदुस्तान मतलब केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन इलाका जात से भी लोग वहाँ पढ़ने आए। उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर देखा माहौल तो वो यहाँ पर सेटल्ड हो गए। बाद में तारीख में कई उतार चढ़ाव हुआ है, जब उसके बाद बुद्ध मज़हब का ज़वाल पज़ीर शुरू हुआ, फिर उसके बाद हिंदुओं का आया, फिर यही लोग बहुत सारे बाग के आगे पीछे, फिर जो वो एक इस ज़बान की तरक्की का सिलसिला था वो बीच में रुक गया, लोग आगे पीछे बाग के वहाँ रहे, फिर बाद में वो ज़बान और अदब का सिलसिला जो है, लेकिन लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीना ब सीना इन्होंने अपनी इस पहाड़ी ज़बान का, इस अपने कल्चर का, उसको असली शनाख्त में जो है वो महफूज रखा। बाद में फिर यहाँ पर हिंदू धर्म बहुत सारे इन्होंने हिंदू मज़हब जो है वो कन्वर्ट कर लिया। तारीख़ के मुताबिक 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी में इस बेल्ट में, इस जम्मू कश्मीर में, इस एरिया में इस्लाम का फ़रोग़ हुआ है। और उस वक़्त जो जम्मू राजौरी पूंछ जो रास्ता है वो कश्मीर में जाने का और इधर वो रास्ता था। और उस वक़्त और कश्मीर के लोग पंजाब के साथ तजारत करते थे। उनके लिए यहाँ पे जैसे राजौरी में एक मंडी कायम हुई थी, थल्ला मंडी। इसको मंडी इसीलिए नाम पड़ा कि वहाँ के लोग यहाँ आते थे, पंजाब के लोग यहाँ आते थे, अपना कारोबार सामान ख़रीदते थे। और पूंछ में लोरन मंडी में शाराए तोश उस वक़्त उसको कहा जाता था, वहाँ भी मंडी लगती थी। वहाँ से उन्होंने लोगों ने आना वहाँ पे, और ये सिलसिला हुआ। और मैं जैसे आपका इस्लाम का जिक्र कर रहा था, तो 1016 ईस्वी में जब गजनवी ने हमला किया है, वो कश्मीर के इलाकों को तो काबज़ नहीं कर पाया, अलबत्ता राजौरी पूंछ की जो यहाँ पर था उसका असर रसूख रहा। 1036 ईस्वी में शाह मसूद बैरूनी जो हैं वो उस काफ़िले के साथ उनके आए, तो इन्होंने यहाँ पर जो आस्ता आस्ता इस्लाम का जो है वो फ़रोग़ जो है वो शुरू हुआ। बहुत से लोगों ने फिर आस्ता आस्ता मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, बहुत से लोग यहाँ पर हिंदू भी रहे। और उस वक़्त में इस रास्ते में चूँकि अब यहाँ पे जो मकामी तौर पे जो यहाँ पर राजपूत नस्ल के लोग हैं, मुख्तलिफ़ ज़ातों में वो लोग रहते थे, फिर बाहर से मुग़ल, पठान, तुर्क जो इस रास्ते आते रहे, कश्मीर जाते रहे, और कुछ लोग यहाँ का माहौल हालात देखकर वो उसमें रहे, और उन्होंने अपना कल्चर था, अपनी चीज़ें थी, वो भूल के मकामी ज़बान, मकामी सकाफ़त, मकामी कल्चर को जो अडॉप्ट कर लिया। उसके अलावा आप अगर राज तरंगनी कुल्हन में आप जाएं तो उस वक़्त अबू मनियो एक राजा होते थे, उन्होंने कश्मीर पे भी हुकूमत की है। और उस वक़्त कश्मीर में कहा जाता है कि बहुत बड़ी जो ये कबल मसीह की बात है कि उस वक़्त वहाँ पे बर्फ़बारी जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो उन्होंने द्रावो अबिसार जिसको पूंछ का इलाका है उसमें आपने राजधानी जो सर्दियों में वहाँ आते थे अपने लाओ लश्कर के साथ, बहुत सारे वहाँ के कश्मीरी और नस्ल जो लोग हैं वो भी उनके साथ आते थे, और फिर यहाँ पे वो कुछ सेटल होना शुरू हो गए। और उसी तरीके से जो मंडियाँ ये कायम हुई, मंडी में ये जैसे आप देखेंगे लोरन मंडी में भी आपको कश्मीरी नस्ल लोग ज़्यादा मिलेंगे, थन्ना मंडी में भी ज़्यादा है, फिर यहाँ से बिखरे ये यहाँ लोग, ये सदियों से पहले आप देखें ख्वाजा, बांडे, तांतरे, लोन, ये जितने भी पढ़ रहे जो कश्मीरी नस्ल ये यहाँ पर, और अपनी जो असल चीज़ थी वो उसको उन्होंने इस पहाड़ी कल्चर के अंदर घुल मिल के यहाँ पे हो गए। उसके अलावा कश्मीर में 17वीं और 18वीं सदी में कहा जाता है कि हर साल 100 साल के बाद एक ताउन की बीमारी या एक बहुत बड़ी वबा फैलती थी। कश्मीर में भी इसी तरह 17वीं 18वीं सदी में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी वबा फैली, और उस वक़्त भी बहुत सारे लोग वहाँ से बचने के लिए हिजरत करके पूंछ में आए, और उस मकामी उस इलाके में और इस पहाड़ी इलाके जात में जो करना, कपवाड़ा, टंगडार, उड़ी और इस एरिया में रहना शुरू हो गए। मेरा ये तारीख़ी पस मंज़र आपको ये बताने का था कि आज जब ये कहा जाता है कि ये कश्मीरी उल नस्ल है, ये हिंदू है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, तो ये पहाड़ी कबीले का हिस्सा नहीं। जब पहले बुद्ध मज़हब था, फिर बाद में हिंदू आए, फिर उसमें से कुछ इस्लाम कुछ ने कबूल किया, तो फिर उसी तरीके से जो सिख तबका के छठे गुरु हैं, गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज, वो जहांगीर के साथ इस रास्ते से बिंबर, थन्ना, राजौरी से होते हुए बारामूला गए थे। और जब वो गए तो उन्होंने वहाँ पे उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ। फिर उसके बाद फिर एक रवायत कायम हुई, वो आपको भी याद होगा कि पूंछ में एक रवायत कायम हो गई थी कि एक हिंदू कुंबे में से एक आदमी को एक को सिख बनाया जाएगा, और ये रवायत 1984-85 तक जारी रही है, एक बना देते। फिर यहाँ पर इस्लाम जो हिंदू, इस्लाम और सिख तबके के साथ साथ है, और ये मजमूई तौर पर अकायद अलग अलग हैं,
लेकिन इनका रहन सहन, इनकी ज़बान, इनका कल्चर, इनके रस्म व रिवाज जो हैं बिल्कुल वो एक हैं, और ये एक पहाड़ी कबीला है। जी बिल्कुल। एक अच्छा एक तफसीलन बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि तारीख़ के कई ऐसे चीज़ें हैं जो शायद लोगों को आम शायद पता नहीं होते हैं, उन पूरी पस मंज़र पर आपने जो रोशनी डाली है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आज जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है कि जो सियासत इसमें आ गई है, सियासी तौर पर जो है वो कहा जा रहा है कि इसके पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब में भी इसे जो है वो उसको दर्जा मिलना चाहिए। एक पूरी मूवमेंट हम जिस तरह से हम देखते हैं जी, आप क्या समझते हैं कि क्या ये मूवमेंट जो है वो जिस तरह से उभर रही है, ये बन रही है, क्या उस स्पेसिफिकेशंस पर पूरी खरी उतरती है? और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पैरामीटर्स तय करके रखे हुए हैं, क्या उन पैरामीटर्स पर जो है वो पहाड़ी पूरी खरी उतरेगी? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी लवाजमात मैंने 5 पैरामीटर्स में बताए, समाजी इक़्तिसादी तौर पर ये पसमानदा हैं। पहाड़ी कबीले का, किसी भी कबीले, किसी भी तबके में 5% या कुछ एक्सेप्शन हो सकती है, वो माली तौर पर या बाहर निकले तालीमी तौर पर, ठीक है। लेकिन मजमूई तौर पर जिस कबीले की बात की जा रही है, गाँव देहात में उनकी इंतहाई खस्ता हालत है। और पिछले 30 साल में हुकूमती सतह पर जो एक सियासी फ़ैसला लेकर जिस तरह तबका का कहना है, उस तरह एक अपने ही साथ रहने वाले एक भाई को मुराद देकर जिस तरह उसको आगे तरक्की की मनाज़िल तय करवाई गई, और ये मज़ीद जो है ये पसमानदगी की तरफ पिछड़ गया। आपने जो सवाल किया है, मैं उसके थोड़े से तारीख़ी पस मंज़र में जाऊँगा। 1970 की बात है। 1970 के बाद उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पहाड़ी का जैसे मैंने आपको बोला कि पहले शारदा लिपि थी, फिर बाद में जब ये हुआ, फिर उसके बाद उसी की बिगड़ी हुई सूरत थी टाकरी के बाद ये लुंडे, और लुंडे के बाद जब बाहर से जब एक वक्त आपको पता है कि पूरी तारीख़ में आप देखेंगे कि एक वसी अरसे तक, कई सदियों तक यहाँ पे फ़ारसी का एक बहुत बड़ा गलबा रहा है। जब उर्दू से पहले एक फ़ारसी का एक बहुत बड़ा गलबा था, और फ़ारसी के रस्मुल ख़त शाहमुखी में बहुत सारे जिया मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैहि और बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसमें लिखा शाहमुखी में। तो उस शाहमुखी रस्मुल ख़त जो है उसमें लिखा जा रहा है, जिसकी बुनियाद फ़ारसी है उस ज़ुबान में। और 1900 जब हमारा जम्मू कश्मीर का आइन बना है, उसमें इसको छठे शेड्यूल में शामिल किया गया पहाड़ी ज़बान को, और उसके बाद इसकी कल्चरल अकेडमी भी बनी। सारा ये इस वक्त शाहमुखी रस्मुल ख़त इसका जो है वो चल रहा है। इसी तरह हिमाचल में है। ये जो पहाड़ी ज़बान है ये एक अपनी असल सूरत में है। बाकी जो इसकी जैसे नेपाल में भी पहाड़ी बोली जाती है, उनकी जो अपना है उनका देवनागरी है। आगे इस तरह कई जगह गुरमुखी में भी इसको लिखा जाता है। तो पहाड़ी कबीले की 1970 में जो है वो एक तहरीक जो है उस तरह, उससे पहले क्योंकि यहाँ पर आपको देखो 1947 का वो तकसीम होना, उसके बाद फिर 53 में सियासी उथल पुथल, फिर 65 में जंग, फिर 71 में। तो इन सारी चीज़ों में फलाह बहबूद या इस चीज़े पर कौन क्या है, इस पर कभी हुकूमत का ध्यान नहीं गया। जब हालात आस्ता आस्ता मामूल पे आने लगे, उसके बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी जो वज़ीर आज़म हिंद थी वो यहाँ पर आई। तो यहाँ पे उन्होंने, चूँकि उस वक्त शेख अब्दुल्ला इंदिरा शेख कार्ड हुआ, तो वो यहाँ पे आई, तो उन्होंने दूर दराज इलाकों का जब दौरा किया, उस वक्त ये कैटेगरी वगैरह का कंसेप्ट नहीं था, बैड पॉकेट एरियाज़ कहा जाता था। जब दूर दराज इलाका जाते हैं उनके लिए मराहत रखी जाती थी कि उनको डेवलपमेंट की जाए। इंदिरा गांधी उनके साथ शेख अब्दुल्ला की अहलिया थी, तो वो गए, तो उन्होंने करना कुपवाड़ा या पसमानदा कुछ इलाका जात का दौरा किया। तो वहाँ देखा ये कि ये कौन लोग हैं। तो वो चूँकि वो ख़ुद अपने आप को मुंसलिक करते हैं कि गुजर तबके से, उन्होंने कहा ये गुजर हैं। तो हुकूमत हिंद ने उन सभी को, उसमें पहाड़ी भी, उससे पहले ये गुजर पहाड़ी का कंसेप्ट, पहाड़ी ज़बान बोलते थे, सारा कुछ है, लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। उन्होंने हुकूमत मरकज़ में जाके उन्होंने कमो पेश 17-18 करोड़ रुपए जो हैं वो मंजूर किए कि इनको यहाँ हॉस्टल बनाओ, इन तलबा को स्कॉलरशिप दो, इनके लिए और सहूलियात करो कि इनकी तालीमी तौर पर ये हों, और इन इलाका जात में जहाँ जहाँ तामीर व तरक्की की ज़रूरत है तो वो आप करें। जब वो पैसा आया, अब उसको यूटिलाइज़ करना कैसे करना है, उन्होंने गुज्जर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जिसमें पहाड़ी कबीला के लोग भी शामिल हैं,
गुजर कबीला के भी लोग शामिल हैं। उसमें बांडीपुरा में एक ज़ियारत है, बड़े गद्दी नशीन हैं वो, वहाँ पे एक बहुत गर्म ज़ियारत है। उसके उस वक़्त थे सैयद ज़ामिन शाह, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। गुजर तबका के लोग भी थे वहाँ पे। गुजर कबीला ने लोगों ने ये एतराज़ किया कि ये तो गुजर है ही नहीं है, ये जो पैसा आया ये हमारे लिए आया है, ये तो पहाड़ी हैं, पारमी हैं, मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और उनको बतौर एहतजाज उनको मीटिंग से निकाला गया। उसके बाद से एक तहरीक शुरू हुई कि आखिर हम कौन लोग हैं, आखिर हमारी क्या शनाख्त है, हमारी अपनी एक मखसूस ज़बान थी, कल्चर अपना अलग है, लिबास रहन सहन थोड़ा सा, यानी कि एक ही दो भाई रह रहे हो, थोड़ा लिबास में थोड़ा फ़र्क है, ज़बान में फ़र्क है, बाकी हमारा रस्म व रवाज हर चीज़ जो है वो यकसां तौर पे मिलती जुलती है। हमारे दुख सुख साझे एक ही माहौल में, इक़्तिसादी समाजी तालीमी तौर पर हमारी एक जैसी सूरत हाल, और उसमें आपने एक को आप तरजीह दे रहे हो, दूसरे को नहीं। फिर एक मोमेंट शुरू हुई, आल जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी कल्चरल वेलफेयर फोरम की बुनियाद डाली गई, करना कुपवाड़ा से इसके साथ लोग जुड़े। फिर वहाँ से जो सैयद और काजी बरदरी के जो लोग जो बहुत मोतबर थे, लेकिन उन्होंने फिर अपना, किसी ने ढोल, किसी ने अपने जितने आला मौसीकी के आलात वगैरह उठा के उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। राजौरी पूंछ में भी अपने साथ लोगों को जोड़ा। उससे पहले बहुत सारे लोग जैसे हमारे KD मैनी, निसार राही साहब, शहबाज राजौरी साहब, इस तरह बड़े बड़े शेख आज़ाद अहमद आज़ाद साहब, इस तरह बहुत बड़े लोग हैं जो उर्दू में या और ज़बानों में लिखते थे, उनको अपने साथ जोड़ा। फिर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, एक ये तहरीक शुरू हुई। 1977 में फिर कल्चरल अकेडमी में शोबा, कल्चरल अकेडमी का शोबा कायम हुआ पहाड़ी का, उससे भी एक बड़ी डेवलपमेंट मिली। उसके बाद 1980-82 में उस वक़्त मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैहि, जो कि इसी साल इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा चुके हैं, एक बड़ी रूहानी शख्सियत हैं, वो उस वक़्त एक बहुत ही बाअसर सियासतदान थे इस पूरे, चाहे वो पहाड़ी कबीला हो या गुजर कबीला हो, बेसिकली बुनियादी तौर पे वो बकरवाल कबीला से हैं। उन्होंने एक एहतजाज की क़यादत उस वक़्त, चूँकि वो लेजिस्लेचर भी थे, वो उस ख़ानदान को ये शर्फ़ हासिल है कि वो प्रजा सभा जब बनी थी उसमें भी वो नुमाइंदगी कर रहे थे, और उसके बाद से लगातार वो उनकी वो सियासत बरसरे इक़्तिदार में ही रहे हैं। तो उन्होंने एक एहतजाज शुरू किया कश्मीर में, बहुत बड़े पैमाने पे जो है एहतजाजी मुज़ाहिरे या प्रेस कॉन्फ्रेंसें या जो भी प्रोग्राम के हमारे इस गुजर तबका को इनके लिए मराद दी जाए। और उसमें पहाड़ी लीडर भी पेश थे, लोग भी, कि एक बार चलो इनका रास्ता खुले, इनको मिले तो चाहे हमारे लिए भी राह हमवार हो जाएगी, हम भी करेंगे। उसी के पस मंज़र में हुकूमत ने यहाँ पर एक कमीशन, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, कमीशन की बुनियाद पे 1982 से गुजर बकरवाल कबीले को तालीमी इदारों में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देना शुरू कर दी थी। उसके बाद 1999 में यहाँ से हुकूमत ने 7 कबाइल का एक लिस्ट भेजी मरकज़ को, कि उसमें पहाड़ी कबीला भी शामिल था, कि इनको आप शेड्यूल ट्राइब दो। सर हुकूमत ने उस वक़्त 1991 में उस सिफारिशात की बिनाद पर पहाड़ी कबीले को ड्रॉप करके, बाकी को रिजेक्ट नहीं की फाइल, लेकिन ड्रॉप करके, उनको इग्नोर करके, मतलब बाकी को एक सियासी फ़ैसला लेते हुए बाकी को दर्ज फहरिस्त कबाइल में दे दिया। उसके बाद से एक मूवमेंट लगातार शुरू हुई। उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला या बड़े लीडर आए हैं, कई बार और यहाँ के गवर्नर, वज़राए आला, मासवाए ग़ुलाम नबी आज़ाद को छोड़ के जी हर एक यहाँ के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहाड़ी कबीले की रिप्रेजेंटेशन, सिफारिश की। उन्होंने इस कबीले को उनकी बात रखी कि इनके, चूँकि ये ST का जो ST मरकज़ के दायरे इख्तियार में है, दर्ज फहरिस्त कबाइल ज़ुमरे में ST ने उन्होंने शामिल करना है, लेकिन 2014 में हुकूमत ने, इस वक्त वहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, उन्होंने इसको कहा कि जब तक मरकज़ में आपको ST मिलती, हम आपको एक आर्जी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको एक रिज़र्वेशन देते हैं। वो रिज़र्वेशन बिल पास हुआ, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी अवामल की वजह से 2 मरतबा गवर्नर ने उसको रिजेक्ट किया, और 2020 में जाके जब इस गवर्नर रूल लगा था, और मरकज़ में जो वज़ीर दाखिला, चूँकि इस वक्त वज़ारत दाखिला के हद इख्तियार में ये सारे काम हो रहे हैं, तो उनके ज़ाती कावशों की वजह से या उनके अमल दखल से वो 4% रिज़र्वेशन जो है यहाँ पे पहाड़ी कबीले को मिली है। और ये इस वक्त ST की जो उनकी ये मांग, इस वक्त जो आपने कहा कि ये जो मूवमेंट इस वक्त पहाड़ी कबीले का ये मानना है, जिस तरह के UT बनने के बाद
जो नया सेटअप सियासी मंजरनामा या सूरत हाल बनी है, इसमें से अगर उनको एसटी दिए बगैर, ये उनका खदशा है कि अगर उनको शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल किए बगैर यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन होती है कि रिपोर्ट पेश करती है और उसके बाद यहाँ पर असम्बली इंतखाबात होते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस कबीले को होगा। क्योंकि जिस तरह हुकूमत कह रही है कि ख़ुसूसी दर्जे की तनसीह के बाद सभी तबकाजात को फ़ायदा हो रहा है, तरक्की हो रही है, वहीं इनका उल्ट ये कहना है कि हमें इसका नुकसान होगा। उसकी वो जवाज़ियत ये पेश करते हैं कि पहाड़ी कबीला के लोग जहाँ जहाँ इनकी आबादी है, जहाँ रहते हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा आबादी जो है वो रजौरी पूंछ में है पहाड़ी कबीले की, और साथ ही में वहाँ पे गुजर बकरवाल कबीले की भी है। 60 से 65-70% दोनों अज़ला में पहाड़ी कबीले की हर असम्बली हलकों में जो है वो आबादी है। और वहाँ पे जो एक पॉपुलेशन की बुनियाद पे जो आबादी के तनासब के हिसाब से जब अगर असम्बली की सीटें अगर, चूँकि अब 90 नशिस्तों में से 9 नशिस्तें जो हैं वो हुकूमत ने जो है वो क्या करनी है, इनके लिए रिज़र्व करनी है, 9 या 10 जो भी है कमो पेश, तो उसमें ज़्यादातर जो असम्बली नशिस्तें हैं वो रजौरी पूंछ में रिज़र्व हो रही हैं। तो अगर वहाँ पर रिज़र्व होगी तो पहाड़ी कबीले का कहना है कि पहले भी ये लोग, मतलब आप देखें माजी में भी इंतखाबात इक्का दुक्का कई बार छोड़कर मैक्सिमम इन्हीं लोगों के गुजर कबीला के लोग जो है वो वहाँ के असम्बली नुमाइंदे बनते रहे। तो अब अगर ये हुआ तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगी, पहाड़ी कबीला मतलब सियासी तौर पर बेइख्तियार हो जाएगा और वो सिर्फ एक वोटर रह जाएंगे, वो उसमें नहीं। इस वजह से ये जो मूवमेंट है ये एक बहुत इसने कुछ अरसे से आपने देखा तोल पकड़ा हुआ है, और लोगों को ये उम्मीद लगती है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं है, मतलब जो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने हमें कहा है, वादा किया है, मतलब लाल किला के फसील से 15 अगस्त के ख़ताब में वज़ीर आज़म ने इस कबीले का ज़िक्र किया। फिर 2000 ख़ुसूसी दर्जे की तनसीह के बाद पहली मरतबा 2 साल के बाद जब वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं और यहाँ पे एक इजलास में भी उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से कहा, तो इस चीज़ से उन्हें उम्मीद लगती है। तो ये जो मोमेंट है इस वक्त ये चल रहा है। ठीक है, अब जो इसकी आज की रेलेवेंस पर भी एक अच्छी बात हो गई कि ये कबीला जो है काफ़ी अरसे से जो है हम कैसे कहें पसमानदगी का भी शिकार रहा है, और ये सिर्फ जो है वो सियासी तौर पर नहीं बल्कि कह सकते हैं कि एजुकेशनली है ना, और सोशली और इकनॉमिकली भी ये हमेशा से बैकवर्ड रहा है। और इसकी आज जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक उम्मीद तो बंदी है, लेकिन कहाँ तक सही होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। एक सवाल मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल ये आता है, कुछ लोगों का खदशा ये आता है कि अगर पहाड़ियों को अगर रिजर्वेशन मिल जाती है तो इसका नुकसान हमें होगा जी, जो इसकी मुखालिफिन हैं। तो आपका क्या कहना है कि ये सच में ऐसा होगा कि अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलती है तो क्या उनको नुकसान होगा या वो भी पसमानदगी की तरफ चले जाएंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। अब ये अपनी कुछ कई चीज़ें हम ऐसे सुनते हैं तो उसमें मतलब हक़ाइक़ से हक़ाइक़ को जुटला के एक तासुब का एक नज़रिया नज़र आता है, लेकिन हकीकी मानों में अगर आप हर चीज़ को देखें तो उससे अगर पहाड़ी कबीले को भी एसटी मिल जाती है तो उससे गुजर बकरवाल कबीला जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पे आबादी बढ़ेगी क्योंकि एसटी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि 15 से 18 लाख पहाड़ी कबीला के लोग हैं। तो ऑलरेडी जो हैं तो ये शरह जो है इस वक्त अगर 10% है ये तकरीबन 18-19% जाएगी। और जब रिज़र्वेशन आपको मिलेगी तो वो आबादी के तनासब से मिलेगी ना, वो आपकी अगर सरकारी मुलाजमतों में, पेशा वाराना तालीमी इदारों में या सियासी रिज़र्वेशन आपको मिलेगी आबादी के तनासब से मिलेगी। और जब आबादी का तनासब होगा तो उसमें कोटा ज़्यादा आएगा, मुराद ज़्यादा आएंगी, फ़ंड ज़्यादा आएंगे। तरक्की अगर इस वक्त राजौरी पूंछ में महकमा कबायली अमूर अगर मिसाल के तौर पे 100 करोड़ रुपए ख़र्च कर रहा है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए या कबायली बस्तियां या स्कूल या वगैरह के, जब ये आबादी बढ़ेगी तो वो 100 की जगह 200 करोड़ भी तो हो सकता है, तो लगेगा तो उधर ही। तो उसके अलावा इसका नुकसान नहीं होने वाला कुछ भी नहीं। ये एक ऐसे एक मफरूज़ा है, बल्कि अगर ये कबीला और ज़्यादा मजबूत होगा और इस दोनों गुजर और बकरवाल और पहाड़ी कबाइल का
जो भी हुकूमत साजी यहाँ पर होती है उस अमल में एक अहम जो है वो एक स्टेक होल्डर्स होंगे, और कोई भी फिर हुकूमत उनको कोई जिस तरह इससे पहले हुआ है कि दोनों कबाइल को वो मुराद या वो उस तरीके की पजीराई या फ़ैसला साजी में हुकूमत साजी के अमल में उतना उनको वेटेज नहीं मिलता था, अब वो वेटेज वो ज़्यादा मिलेगा। मतलब वेटेज ज़्यादा मिलेगा, पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगी तो वो तमाम चीज़ें भी बढ़ेंगी, चाहे वो फंड्स के हवाले से हों या बाकी हम कह सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो भी उनको मिलने वाली सहूलियात हैं उनमें जो है वो बढ़ोतरी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ साहब। खैर कबीले का और पहाड़ी कबीले के हवाले से जो है वो काफ़ी ऐसी बातें थी जो आम तौर हमारे आने जो है वो कह सकते हैं कि माहौल में ये सुने जा रहे हैं, ये अल्फाजात कबीला क्या है, कबीले की तारीख़ क्या है, ज़बान क्या है, उन सारी चीज़ों पर बात हुई। और आज का जो पस मंज़र के आज के जो हवाले से इसकी रेलिवेंस क्या है और जो सियासी गहमा गहमी इसके ऊपर मची हुई है, और उम्मीद लगाए हुए पहाड़ी एक कबीला बैठा हुआ है कि इस मरकज़ी सरकार जो है, मरकज़ी हुकूमत जो है वो कम से कम इस इतनी बड़ी आबादी को नज़रअंदाज नहीं करेगी, ये एक उम्मीद बनाई हुई है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कहाँ तक वो अपने जो है वो कौल में किस हद तक जो है वो खरे उतरते हैं और अपने वादे पर किस तरह खरे उतरते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज अयाज़ मुग़ल आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। खुदा हाफिज़।